कॉप सिंह शब्द का दी अंडरटेकर या केसी विक से कोई लेना देना नहीं है, भगवान का शुक्र है, बल्कि ये एक ऐसा शब्द है जो एक्टिंग में अक्सर इस्तेमाल होता है जब कोई एक्टर अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाता है, आमतौर पर स्टेज पर कुछ होने पर हंसने के कारण। रेसलिंग सिर्फ एक बड़ा थिएटर प्रोडक्शन है, बस इसमें स्टील चेयर का इस्तेमाल होता है, ना कि नकली घोड़े। और इसी वजह से हमारे कुछ पसंदीदा रेसलर्स भी कभी कभी कैमरे के सामने कैरेक्टर से बाहर आते दिख जाते हैं। तैयार हो जाइए दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोगों को पागलों की तरह हंसते हुए देखने के लिए। लेकिन पहले एक ऑनरेबल मेंशन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, और वो है अंडरटेकर एक प्रोमो के दौरान ट्रिपल एच और HBK के साथ। देखिए उन्हें, सिर्फ एक बार उन्हें देखिए। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 ऐसे मौके जब WWE रेसलर्स ने टीवी पर कॉप्स किया। शुरू करते हैं। नंबर 10, सम ऊसी कमेंट्स। शानदार मैचेस या भावुक अनमोल पलों को भूल जाइए। ये शब्द ऊसी सैमी ज़ेन की ब्लड लाइन कहानी से निकलने वाली बस एक ही अच्छी चीज है, द ऑनररी यूज। मेरा मतलब है पुराने ऑनररी यूज एक बहुत ही मजेदार इंसान है, और 2017 और 2018 में केविन ओवेंस के साथ हील के तौर पे बिताए गए उनके समय में ये साफ तौर पे दिखता है। लेकिन WWE में उनके सबसे मजेदार लम्हे रोमन रेंस और उनके कजिन्स के ग्रुप के साथ वाले सेगमेंट्स में देखने को मिला। इसका सबसे मशहूर एग्जांपल 28 अक्टूबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ था, जब जे यूसो गलती से ट्राइबल चीफ की बेइज्जती कर देते हैं। जब से इन चीजों को संभालने के लिए बीच में आ जाते हैं, वो जे की गलती के लिए माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि वो बहुत ऊसी महसूस नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ऐसी गलती कर बैठे, और यहीं सब बिगड़ जाता है। रेंस जो कुछ पल पहले बिल्कुल गंभीर थे, पूरी दुनिया के सामने हंसना शुरू कर देते हैं। जे थोड़ी देर तक अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, जब तक रोमन वो शब्द फिर से नहीं करते। आमतौर पर ऐसे बहुत गंभीर सेगमेंट के दौरान रेसलर्स का कैरेक्टर से बाहर आ जाना एक बुरे नजरिए से देखा जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें ज़ेन शामिल थे इसलिए थोड़ा अच्छा बन गया। नंबर 9, ऑर्टन सिंग्स द ब्लूज। क्या आपको सिंह ब्रदर्स याद हैं? क्रूजरवेट क्लासिक से आए बॉलीवुड बॉयज, जिन्हें जल्द ही जिंदर महल के अच्छे दिखने वाले बॉडीगार्ड का काम दे दिया गया था, जब विंस मैकमैन ने हमें उनके WWE टाइटल रेन को झेलने पर मजबूर किया था, जो कि एक बहुत ही बुरे सपने की तरह था। सिंग्स, सुनील और समीर के पास जिंदर के लिए काम करने के दौरान 3 काम थे: उनके मैचेस में उनकी मदद करना, बैटल ग्राउंड पर इंटरफेरेंस स्पॉट के लिए द ग्रेट खली को बुलाना, और रैंडी ऑर्टन से बुरी तरह मार खाना। रैंडी चैंपियन के तौर पे जिंदर के पहले दुश्मन थे। बैकलैश में वाइपर को टाइटल मैच में हराने के बाद से उस मैच में सिंग्स अपने बॉस की तरफ से बीच में कूद पड़े, जिसकी वजह से ऑर्टन उनसे चिढ़ गए। सुनील को एक अनाउंस टेबल पर फेंकने के बाद ऑर्टन उसके भाई के साथ भी वही करने वाले थे, लेकिन वो ये भूल गए कि समीर सिंह उनके एक जूते जितने छोटे हैं, और उन्होंने समीर को इतना ऊंचा फेंका कि वो जोर से टेबल के किनारे पर आ गिरे। आमतौर पर ये तो मजाकिया नहीं होता, लेकिन रैंडी जब वहाँ से वापस जा रहे थे तो उनका चेहरा कुछ ऐसा बन गया था जैसे वो कह रहा हो, ओह मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो हद से ज्यादा मजेदार था। शुक्र है कि समीर ठीक थे। नंबर 8, जेनेटी हिट्स द बॉटम। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बेकाबू रेसलर बनने से पहले, और मैं बता दूं इसमें बहुत मेहनत लगती है, मार्टी जेनेटी एक बहुत सफल टैग टीम का हिस्सा थे जिनका नाम था द रॉकर्स। भगवान जाने उस दूसरे पार्टनर का क्या हुआ। शायद आपको पता नहीं है या याद नहीं है कि जेनेटी ने असल में 2005 में WWE में कमबैक किया था और 2009 तक बने रहे, और बीच बीच में फायर भी किए गए। फरवरी 2006 में ये पुराने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए सामने आए थे। मिस्टर मैकमैन मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि जेनेटी किस माय एस क्लब में शामिल हो जाएं। अगर आपको पता नहीं कि ये क्या है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, तो माफ करिएगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जब विंस ने अपनी पैंट उतार दी और अपने बिलियनर्स बटक्स दिखाए, तब जेनेटी से खुद पर काबू नहीं रखा गया। आप उनको कैमरे से मुंह मोड़ते हुए देख सकते हैं, अपनी हंसी को अपने चेहरे से छुपाने के लिए। ये देखकर कि एक अमीर आदमी के खुले पिछवाड़े का नजारा सीधे उनके सामने था। हम ये बताना चाहेंगे कि ये मार्टी जेनेटी के साथ अब तक हुई सबसे अजीब बात है, लेकिन उनका इंटरनेट इतिहास इससे हमें ऐसा करने नहीं देगा। नंबर 7, जमैकिंग मी लाफ। जब कोफी किंगस्टन ने रेसलमेनिया 35 में डैनियल ब्रायन को हराया, तब वो अफ्रीका में जन्मे पहले ऐसे इंसान बन गए जिसने WWE टाइटल जीता। इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि अपने डेब्यू के समय उन्हें जमाइका का बताया गया था, एक कैरेबियन जो कि अफ्रीका में नहीं आता है। लेकिन अगर WWE के नजरिए से देखें तो कोफी पहले इंडीज में भी जमैकन गिमिक का इस्तेमाल कर रहे थे। WWE में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने कैरेक्टर और एक्सेंट के साथ लगभग 2 साल तक गिमिक चलाया, और फिर उन्होंने इस देश से सारे संबंध छोड़ दिए। लेकिन ट्रिपल एच को सब याद रहता है। ट्रिपल एच को हमेशा सब याद रहता है। ब्रैगिंग राइट्स 2009 के एक सेगमेंट में
किंगस्टन माइक पर आए और अपनी बिखरी हुई टीम को एक साथ लाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए पूछा कि कोई सवाल है, और ये बहुत बुरा आइडिया था क्योंकि इसके बाद द गेम ने पूछा, क्या तुम जमैकन नहीं हो? कोफी बेचारे का चेहरा कुछ ऐसा हो गया जैसे उनका कोई सबसे बड़ा सीक्रेट सबके सामने लाइव टीवी पर आ गया हो। लेकिन ये शायद एक शानदार अभिनय हो सकता है या नहीं भी। लेकिन पीछे खड़े कोडी रोड्स को देखिए, वो ऐसे हंसते हुए दिख रहे हैं जैसे अब कभी हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या पता अब हमें शायद पता चले कि वो असल में अमेरिकन नाइटमेयर नहीं है। नंबर 6, हैकल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। समरस्लैम 2013 में डैनियल ब्रायन जॉन सीना को हराकर पहली बार WWE चैंपियन बन गए। कुछ ही पलों बाद रैंडी ऑर्टन ने मनी इन द बैंक को कैश किया और ब्रायन की कहानी को खत्म कर दिया और कुछ ऐसे हालातों को जन्म दिया जो हमें रेसलमेनिया 30 तक ले गए। इस मैच की बिल्डअप के दौरान ब्रायन और सीना के बीच रॉ पर एक प्रोमो सेगमेंट हुआ। ब्रायन चैंपियन की बुराई कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो एक प्रोफेशनल रेसलर की नकली कॉपी बन गए हैं। ये एक अच्छी लाइन थी, लेकिन उस रात किसी ऑडियंस मेंबर के पास उससे भी बेहतर कुछ था। जवाब में सीना ने कुछ महान रेसलर्स के नाम गिनाए जिन्हें उन्होंने बीते सालों में हराया था। ब्रायन बीच में बोलते हैं और ये बताते हैं कि सीना उन लोगों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो लोग उनसे बेहतर हों। तभी दर्शकों में किसी ने झट से कहा, वो है, बस उनका खेल खत्म हो गया। इस शानदार जवाब ने एक पल के लिए सीना को कैरेक्टर से बाहर कर दिया। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि वो हंसते और मुस्कुराते हैं और वो अपना मुंह पीछे कर लेते हैं और फिर अचानक ही वापस प्रोमो मोड में लौट आते हैं। वो एक नियॉन टी शर्ट में किसी मशीन जैसे लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी सुपर सीना भी कॉमेडी से बच नहीं पाते। नंबर 5, द वर्स्ट टर्नर ऑफ ऑल टाइम। रेसलमेनिया 38 से पहले स्टीव ऑस्टिन और विंस मैकमैन का एक ही शो में रेसलिंग करने का आखिरी मौका रेसलमेनिया 19 में था, जो कि 2003 में हुआ था। लेकिन क्योंकि साल 2022 की स्क्रिप्ट एक बेकाबू AI मशीन ने लिखी थी, इसलिए दोनों एटीट्यूड एरा के मुख्य स्तंभ रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान मैच में देखने को मिले। द रेटल स्नेक मैकमैन के काम में टांग अड़ाने लगे जब 76 साल के टाइकून ने पैट मैकेफी को अच्छे मैच में हरा दिया। एक ऑस्टिन यानी ऑस्टिन थ्योरी के साथ खुशी मनाने के बाद मैकमैन की खुशियों को दूसरे ऑस्टिन ने खराब कर दिया। इस नए स्टार को स्टनर देने के बाद स्टोन कोल्ड ने अपने पुराने बॉस को एक बियर ऑफर किया। पेंशनर ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बियर ले तो ली, लेकिन फिर पेट में एक किक पड़ी और फिर ये किसी नाटक की तरह था, कुछ ऐसा जो किसी पुरानी कहानी से चुराया गया हो। मैकमैन रोप्स में जा गिरे, लगभग रिंग के बाहर गिरने ही वाले थे। ऑस्टिन ने उन्हें खींचा और फिर कुछ इस तरह से गिर गए जो बिल्कुल स्टोन कोल्ड स्टनर जैसा नहीं लग रहा था। ये बहुत मजाकिया था और ऑस्टिन को भी ऐसा ही लगा। आप देख सकते हैं कि वो इस मूव के बाद इतनी जोर से हंसने लगे जैसे कोई उन्हें नहीं देख रहा। साफ लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी के मजेदार पल जी रहे हैं। स्टीव, आपने अच्छा किया। नंबर 4, जेक द ब्रेक रॉबर्ट्स। उन सबको जो जेक रॉबर्ट्स की कहानी के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि उसमें कई दुखद हिस्से हैं। कई सालों की नशे की लत उस महान रेसलर को मौत के कगार पर ले गई, जब तक कि उनकी जिंदगी को बदलने के लिए DDP ने कोशिशें नहीं शुरू की। 6 जनवरी 2014 को रॉ के ओल्ड स्कूल एडिशन में जेक रॉबर्ट्स की इनक्रेडिबल थीम म्यूजिक लाउड स्पीकर्स बजना शुरू हुई और स्नेक लगभग 9 साल के बाद पहली बार WWE ऑडियंस के सामने आए। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे, रिंग में खड़े डीन एम्ब्रोज भी। रॉबर्ट्स सच में उनके बचपन के हीरोज में से एक थे और अब वो उनका सामना करने वाले थे। CM पंक के GTS के बाद एम्ब्रोज बेहोश हो गए। इससे रॉबर्ट्स को अपनी ट्रेडमार्क ट्रिक का इस्तेमाल करने का मौका मिला, जहां वो अपने गिरे हुए दुश्मन के शरीर पर एक जिंदा सांप रख देते हैं। शील्ड के सदस्य को बेहोश होना था, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है क्योंकि उनका बचपन का सपना पूरा हो रहा था। और ये सच में बहुत प्यारी बात है उस आदमी के लिए जिसे पापी पेट के लिए बार्ब्ड वायर से मार खानी पड़ती है। नंबर 3, अ टेस्ट ऑफ द पीपल्स मेडिसिन। द रॉक को उनके WWE करियर में स्पीचलेस होता शायद ही कभी देखा गया हो। द ग्रेट वन रेसलिंग के इतिहास में सबसे अच्छे स्पीकर्स में से एक हैं, जिसका फायदा उन्हें एक्टिंग की दुनिया में भी शानदार कमाई के साथ मिला है। लेकिन वो भी कभी कभी माइक पर हार सकते हैं। 7 मार्च 2000 के रॉक के एपिसोड में कमिश्नर फोली ने अपने पुराने दुश्मन से दोस्त बने रॉक को रिंग में बुलाया। उन्होंने ब्रह्मा बुल को WWE टाइटल पर 5 बार शासन करने पर बधाई दी, ये कहते हुए कि वो रेसलिंग दुनिया के महान नामों में से एक है। उन्होंने रॉक से पूछा कि उन्हें कैसा महसूस होता है और बिना सोचे समझे ड्वेन मिक की चाल में फंस गए। जैसे ही उन्होंने अपने माइक को उठाकर बात करने की कोशिश की, फोली ने रॉक को चुप करा दिया और द रॉक के स्टाइल में जोर से कहा, इट डजंट मैटर हाउ यू फील। दर्शक पागल हो गए और फोली को चीयर करने लगे और फोली सेलिब्रेट करने के लिए रिंग में दौड़ने लगे। द रॉक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बजाय वो बस रिंग में खड़े रहे, अपने ही एक अच्छे दोस्त से अपने ही खेल में हार कर मुस्कुराते हुए। और इसी वजह से रेसलिंग सबसे शानदार चीज है। नंबर 2, आर ट्रूथ ब्रेक्स द बीस्ट।
R-Truth सबके बस की बात नहीं है। असल में कुछ लोगों के लिए वो एक बैटरी एसिड से भरे कप जैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो वो बहुत पसंद है। खैर, उन्होंने बीते सालों में कुछ बहुत शानदार पल जिए हैं, जिनमें से एक है 2020 के रॉयल रंबल के बिल्डअप में देखा गया ये पल। अपने क्लाइंट के लिए जोश से भरे प्रोमो में ये बताने के बाद कि कैसे ब्रॉक लेसनर ही मेंस मैच जीतने वाले हैं, पॉल हेमन को 24/7 चैंपियन ने बीच में ही रोक दिया। जैसे ही R-Truth ने बात करना शुरू किया, आप देख सकते हैं कि लेसनर हंसने लगे। जब ट्रुथ अपने बचपन के हीरो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। फिर जब ट्रुथ कहते हैं कि वो रंबल में लेसनर की जगह पॉल हेमन को एलिमिनेट करने वाले हैं, तब बीस्ट जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेसनर इस लाइन के बाद बुरी तरह से हंसने लगे, जबकि हेमन ने सेगमेंट को ट्रैक पर लाने की कोशिश की। खुद R-Truth के मुताबिक उन्हें डेयर दिया गया था कि वो इस पुराने UFC चैंपियन को हंसाकर दिखाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस बंदे की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इसने दुनिया के सबसे गुस्से वाले आदमी को हंसाने की कोशिश की। मेरा मतलब है, सोचिए अगर लेसनर को जोक पसंद नहीं आया होता तो हम इस पल के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से बात कर रहे होते। नंबर 1, अ रियल मैन्स प्रैंक। जैसा कि हर अच्छे रेसलिंग फैन को पता है, विलियम रीगल और ब्रायन डैनियल्सन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ब्लैकपूल में जन्मे इस खिलाड़ी ने पूर्व डैनियल ब्रायन को ट्रेन किया था और दोनों तब से अच्छे दोस्त बन गए। इतने अच्छे दोस्त कि वो एक दूसरे के साथ टीवी टेपिंग के दौरान प्रैंक कर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। दोनों खिलाड़ी लिवरपूल इंग्लैंड में एक सुपरस्टार्स एपिसोड में एक दूसरे से रेसलिंग करने के लिए तैयार थे। विलियम रीगल का काफी शानदार शोर के साथ स्वागत होने के बाद वो लड़ाई के लिए तैयार होकर रैम से होते हुए रिंग की तरफ आ रहे थे, और तभी एक सीटी बजी और शुरुआत हुई रियल मैन्स मैन की। रीगल के उस समय के थीम म्यूजिक की, जब वो पीले रंग का हेलमेट पहनते थे और पेड़ काटने वाले का किरदार निभाते थे। ब्रायन ने इस म्यूजिक को मजाक के तौर पर प्लान किया था और इस मजाक ने रीगल को हंसने पर मजबूर कर दिया। जो शुरुआत में एक मुस्कान थी, वो एक पूरी तरह से हंसी में बदल गई और अमेरिकन ड्रैगन रिंग में हंस हंस के पागल हो रहे थे। सच कहूँ तो ये सुपरस्टार्स के एपिसोड में होने वाली सबसे अच्छी चीजों में से एक है, और इसमें ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है। ये बस एक बहुत प्यारा लम्हा था दो पुराने दोस्तों के बीच, जो फिर हमारे मजे के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे।